नमस्कार। मैं टैलेंट ग्रो ग्लोबल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हमारे टैलेंट टॉक की सीरीज में है स्पेशल गेस्ट डॉक्टर आभा खेत्रपाल। डॉक्टर आभा खेत्रपाल की लाइफ जर्नी काफी इंस्पिरेशनल है और जितना आज मैं आपको उनसे उनके बारे में बताऊंगी वो कम है। आज का हमारा टॉपिक है द साइंस ऑफ बिल्डिंग रिजिलियंस। और ये टॉपिक हमने क्यों रखा, क्योंकि मैं काफी स्कूल्स कॉलेजेस में विजिट करती हूँ और बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ और अक्सर देखती हूँ कि बच्चे छोटी छोटी बातों पे टूट जाते हैं और रिजिलियंस एबिलिटी टू बाउंस बैक काफी बच्चों में काफी कम है। तो आभा जी की लाइफ स्टोरी से हो सकता है आज काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिले। डॉक्टर आभा खेत्रपाल जब 3 साल की थी, बहुत सारे बच्चे जब खेलते हैं एंजॉय करते हैं, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो और उनका काफी ट्रीटमेंट हुआ, काफी थेरेपीज हुई और शी हैज गॉन थ्रू अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। उनको काफी सारे स्कूल्स में जब अप्लाई किया तो वहां पर एडमिशन भी नहीं मिला और वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ 9 साल तक ही कर पाई बिकॉज ऑफ हर फिजिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर भी आभा जी ने अपना हौसला नहीं खोया। आभा जी ने अपनी पढ़ाई शुरू की घर पे रह करके। उन्होंने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने अपना एमए इकोनॉमिक्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से अपने काउंसलिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद भी उन्होंने अपना हौसला बरकरार रखा और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो बहुत सारे लोगों की मदद कर सके। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी उन्होंने इतना इंस्पिरेशनल रखा, क्रॉस द हर्डल्स। और आभा जी ने जो विमेन राइट्स को लेकर के, विमेन राइट्स हु हैव डिसेबिलिटीज, their sexual and reproductive health, because such females are prone to many life challenges, उस पे बहुत सारा काम किया, अपनी किताब लिखी। ये सारी चीजें आज हम इस टैलेंट टॉक में कवर करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप 15 से 20 मिनट की इस टैलेंट टॉक के बाद इतना मोटिवेट, इतना इंस्पायर हो जाएंगे कि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगेगी नहीं। वेलकम टू आवर गेस्ट डॉक्टर आभा खेत्रपाल। Thank you, Hindu ji, and it's my pleasure to be here. Thank you for having me. And thank you, Talent Grow Global. आपका बहुत अच्छा सा नाम लगा मुझे भी कि आप ग्लोबली टैलेंट को ग्रो कर रही हैं एंड इट इज फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, एंड दैट इज अ वंडरफुल वर्क. इसी को संस्कार देना कहते हैं. तो जो आप कह रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो आप संस्कार दे रही हैं, क्योंकि आजकल फैमिलीज में वो सब चीजें रही नहीं है कि जो पुराने जमाने में हम कहते थे ना, माँ बाप संस्कार देते हैं. क्योंकि यहाँ क्या देखा गया है कि पेरेंट्स की अपनी अपनी सबकी लाइफ है, सब अपना इतना बिजी रहते हैं काम पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे. तो वो जो वैल्यूज होती हैं और वो जो रेजिलियंस होती है, वो बच्चों को कहीं देखने को नहीं मिलती है. ना माँ बाप में देखने को मिलती है, ना कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है. तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आभा जी, जैसे कि आपने बताया कि रिजिलियंस, बीइंग अ रोल मॉडल, आपके सामने जब लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आए तो आई एम श्योर, कहते हैं ना कि हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो उस वक्त हम टूट जाएं या फिर हम रिकॉर्ड्स को तोड़ दें। और मुझे आज ये बड़ी खुशी होती है आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए कि यू आर विमेन ऑफ सब्सटेंस, जिसने चुना कि आई विल नॉट ब्रेक डाउन बट आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स। तो किस तरह का थॉट प्रोसेस, जब आप इतने प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो किस तरीके से आपके पेरेंट्स ने, आपने उस चीजों को अपनी लाइफ में इनकलकेट किया जिसने आपको हर कदम पे इंस्पायर किया? देखिए, लाइफ कभी भी इजी नहीं रही है, किसी के लिए भी नहीं होती है. प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आता है, बस आप प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट कैसे करते हैं, उस एटीट्यूड में डिफरेंस होता है. तो मेरे सामने हमेशा एक एम था, एक लक्ष्य था. क्योंकि ग्रो करने के लिए एम बहुत जरूरी होता है. अनलेस वी एम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. तो एक वो लक्ष्य था कि मुझे करके दिखाना है और मुझे खुद को प्रूव करना है दुनिया के सामने कि मैं भी कर सकती हूँ. नहीं तो मोस्टली क्या होता है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होती हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, दे रिमेन आइसोलेटेड. तो मुझे ये बताना था कि
कुछ भी फर्क नहीं है, वी ऑल आर द सेम। तो अगर हर कोई इंसान ऐसे सोचे तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन जाएगी वहां पर। तो इस वजह से मैंने अपनी स्टडीज को बहुत सीरियसली लिया, एजुकेशन को, और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, और वो खुद भी टीचर्स रहे हैं, उनका जो सपोर्ट था वो हमेशा मेरे साथ हमेशा ही रहा है। तो दे हैव बीन माय फ्रेंड्स। इवन कि मेरे पास बचपन में खेलने को दोस्त नहीं थे, तो मेरे मम्मी पापा ही मेरे दोस्त थे। तो वो दोस्त, वो गाइड, वो टीचर्स, वो सब रहे हैं मेरे मेरे केयर गिवर्स। तो वो जो मुझे फैमिली सपोर्ट मिला है वो सबसे बड़ा, जैसे आप कहेंगे ना कि ट्रेजर है, वो सबसे जो चेरिश्ड पोजेशन है विच आई हैड। उसके अलावा जो एक हम रेजिलियंस की जहां तक बात कर रहे हैं, रेजिलियंस जो होता है ये एक इन्नेट एबिलिटी होती है, हम सब में है। उसको पॉलिश करके निखार के लाने की जरूरत होती है। तो और ये रेजिलियंस एक ऐसा स्किल नहीं है कि अगर इन्नेट नहीं भी है तो वो सीखा ना जा सके। इट कैन बी प्रैक्टिस, इट कैन बी लर्न, बट जरूरत है डिसिप्लिन की। अगर हम डिसिप्लिन होकर अपने फोकस बिल्कुल फोकस करें अपने गोल पे कि हमने क्या अचीव करना है, एक पॉजिटिव सोच रखें हर समय। अगर नेगेटिव चीजों को सोचते रहेंगे, नेगेटिविटी आती जाएगी लाइफ में कि मैं ये नहीं कर सकती, तो व्हाट कैन बी डन, व्हाट कुड हैव बीन डन, उसमें बहुत फर्क हो जाता है। तो मैंने व्हाट कुड हैव बीन डन कभी भी नहीं सोचा, व्हाट आई कैन डू हमेशा ये सोचा है। और इसके अलावा जो मेरे अंदर एक अडेप्ट करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, मैं समझती हूँ मुझ में बहुत ज्यादा है। मैं कंडीशंस चेंज होते ही खुद को अडेप्ट कर लेती हूँ, मैं नए तरीके सोच लेती हूँ। तो ये सब चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना और अडेप्टेबिलिटी होना, प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट करना सीखना, ये सब मुझ में लगता है कि शायद बहुत ज्यादा है। और मैं टाइम टू टाइम ये अपने आप में ये डेवलप करती गई। तो इसी वजह से मैंने जब एजुकेशन अपनी की, आई गॉट 3 मास्टर्स डिग्रीज जैसे आप बता रही हैं। तो पंजाब से मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, अन्नामलाई से मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड से मैंने साइकोथेरेपी में मास्टर्स किया। तो इस तरह से फिर मैं मैंने काम स्टार्ट किया कि मैं जानती थी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, उन्हें ऐसे बातचीत करने की, काउंसलिंग की, दे शुड वेंट आउट देयर फीलिंग्स। तो इस वजह से मैंने जो काम स्टार्ट किया, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, वहां मैंने अपनी फ्री सर्विसेज देनी स्टार्ट की विदाउट चार्जिंग देम एनीथिंग। तो उस वजह से, और ये ऑनलाइन था, सो पीपल कुड कनेक्ट विद मी मोर एंड मोर। तो इस तरह से स्टार्टिंग हुई और चलता गया। तो मेरे ख्याल से आज 13 साल हो गए हैं अराउंड ये सब करते हुए। दैट्स ग्रेट, ट्रूली इंस्पिरेशनल। और आभा जी, जैसा कि आपका, मैं पढ़ रही थी आपका लाइफ स्केच, उसमें आपका लाइफ मोटो ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक्नॉलेज, अडेप्ट, एडमिट, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। सो जी आई थिंक दिस लाइफ मोटो एवरीवन कैन लिव बाय। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज कर लेते हैं तो जी, हमें अडेप्ट करना आसान हो जाता है। आसान है। So acceptance is, I think, the first key to building science of resilience. या You are very right. दूसरा, आभा जी ने एक पॉइंट बड़ा अच्छा कहा कि of course it is not only a gift but it is a skill. Resilience ऐसा नहीं है कि हम में नहीं होता, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, लेकिन सही डिसिप्लिन के साथ और सही लक्ष्य के साथ इसको सीखा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच आभा जी फॉर एनलाइटिंग आवर ऑडियंस। आभा जी, मैं जैसा देख रही थी कि आपने वर्चुअल क्लासरूम शुरू किया और कोविड के दौरान भी आपने काफी सारे लोगों को गाइड किया। उसके बाद रादर आपने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया जिससे कि बहुत सारे लोगों को डिसेबिलिटी से जो सफर कर रहे हैं लोग, उनको गाइडेंस मिल सके। तो आपने डिसेबिलिटी को एक लिमिटेशन ना बनाते हुए, एक ऑब्स्टिकल ना बनाते हुए, जो अपॉर्चुनिटीज थी उनको एक्सप्लोर किया। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट आपने अपने अंदर डेवलप किया, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डेवलप दैट ग्रोथ माइंडसेट? इट्स माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर। तो लेकिन उस समय
IAS ऑफिसर्स या यूपीएससी के एग्जाम्स देने टाइम, सिविल सर्विसेज के, तब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं थी. दे कुड नॉट इवन अपेयर फॉर द एग्जाम्स. वो अपेयर ही नहीं कर सकते थे. तो मुझे तब महसूस हुआ कि क्यों नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं. आई थिंक अगर वो सब माइंड की कंडीशनिंग होती है कि हम ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते. सो इफ वी कैन कंडीशन आवर माइंड्स, वी कैन डू. तो मुझे उस समय बहुत डिस्क्रिमिनेटेड सा फील हुआ, एक एक्सक्लूजन महसूस हुई कि मैं क्यों नहीं अपेयर कर सकती सिविल सर्विस एग्जाम्स. तब मुझे लगा कि नहीं, ग्रोथ होनी चाहिए एंड इन एवरी वे. हर तरह से हम हर करियर प्रोस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. और जहां पर सपोज मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ, जो काम कोई चल कर सकता है या खड़े होकर कर सकता है, अगर व्हीलचेयर पे करना वो दिक्कत है, तो वी कैन फाइंड आउट वेज ऑफ डूइंग दैट वर्क. हम एक्सप्लोर कर सकते हैं विद इक्विपमेंट्स, विद एड्स, विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी. आजकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है. तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे आई हैव अ स्टिक विद मी, कि नीचे से कुछ गिर जाता है तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं उसको स्टिक से उठा लेती हूँ. इट्स लाइक एक चिमटे के जैसा है वो. तो वो इंडिया में अब जाकर मिलना शुरू हुआ है, पहले नहीं मिलता. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये असिस्टिव एड्स हैं, डिवाइसेस हैं, जो हमें काम करने में हेल्प कर सकती हैं. तो जो वर्क प्लेसेस हैं, वहां पर अगर अकोमोडेशंस दी जाएं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सहूलियत प्रोवाइड की जाए, तो वो भी वही काम कर सकेंगे और उसी तरह से प्रोडक्टिविटी दे सकेंगे. तो मैं हमेशा से कहती हूँ, जैसे वो सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, वो कहते थे. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गिव अस एक्सेसिबिलिटी एंड वी कैन गिव यू प्रोडक्टिविटी. तो हमें एक्सेसिबल चीजें दीजिए, जो हम कर सकते हैं, पहुंच हमारी होनी चाहिए. एक एटमॉस्फेयर ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए जहां हम भी सब कर सके, तो वहां डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी नहीं रह जाती. तो इन सब चीजों से मोटिवेट होकर मुझे लगा कि इवन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी एजुकेट करने की जरूरत है, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताने की जरूरत है. तो मैंने एडवोकेसी और ये राइटिंग का काम, थ्रू माय राइटिंग आई वांटेड टू ब्रिंग आउट अवेयरनेस. बिल्कुल सही। और मैंने आपकी बुक के बारे में देखा, दैट लाइफ विद डिसेबिलिटी मैटर्स. सो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? जी. तो डिसेबल लाइव्स मैटर, ये जो बुक है मेरी, दिस इज एन एंथोलॉजी. इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द आर्टिकल्स एंड द एसेज दैट आई हैव रिटन. सो मुझे लगा कि मेरे जो इधर उधर फैले पड़े हैं, सब तरफ आर्टिकल्स और मेरे राइट, सो आई कंबाइंड देम, इट इज एन एंथोलॉजी. उसके अलावा मैंने और भी 12 किताबें लिखी हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन वुमेन विद डिसेबिलिटीज, उनकी अवेयरनेस, उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में. तो इस तरह से मैंने बहुत राइटिंग का बहुत काम किया, एंड आई लव राइटिंग. सो आभा जी की बातें सुन के बिल्कुल ये बात सही लगती है कि डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी इज नॉट अ चैलेंज, रादर मेंटल डिसेबिलिटी. जब हम एक लिमिटिंग बिलीफ, फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर देते हैं, तो वो आई थिंक हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन है. सो आभा जी, जैसे आज हमारे स्टूडेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर एंड इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. हम कहते हैं कि आने वाले समय में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे. और जो हमारे डेमोग्राफिक्स हैं, इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, वेरी, दैट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. ह्यूमन कैपिटल इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. तो आज के यूथ को, जो बहुत जल्दी हताश हो जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, बहुत जल्दी हौसला तोड़ देता है, और उन्हें लगता है इतना कंपटीशन है, हम कैसे करेंगे. तो मैं जब आपका लाइफ स्केच पढ़ रही थी, उसमें आपने एक बात लिखी थी कि कंपटीशन है ही नहीं, हमारा सिर्फ कंपटीशन हमसे है. तो किस तरीके से आप एक यूथ को मैसेज देना चाहेंगे कि उनके हौसले भी बुलंद हो जाएं, कि अगर आभा जी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं? क्योंकि आभा जी, जिस तरीके से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी, ना केवल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी, मैंने देखा कि आपने अपनी फैमिली को भी बड़े अच्छे से सपोर्ट किया. सो व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू आवर यूथ?
मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, मैं मानती हूँ आजकल के यूथ को स्ट्रेस बहुत है, उनको हर तरह से स्ट्रेस होता है, फैमिली प्रेशर्स हैं, पेयर प्रेशर है, और प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस है। तो पहली बात तो है कि वो अपना प्रेशर, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो रिलीज करना सीखें। चाहे वो एक फिजिकल एक्टिविटी हो, अपना रनिंग, एक्सरसाइजिंग, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो, रादर देन देयर स्क्रीन टाइम, कि हर समय हम स्क्रीन के सामने बैठे रहें। तो उनको फिजिकल एक्टिविटी चाहे वो, और उसके अलावा वो मेडिटेट करना जरूर सीखें। एक मेडिटेशन या किसी चीज में भी ध्यान लगाएं, वो क्रिएटिव चीजें, चाहे पेंटिंग है, ड्राइंग है। तो अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल अगर चेंजेस करेंगे, सो दे वुड बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट दे वांट टू डू। अपना करियर एक्सप्लोर करना, या अपना करियर डेवलपमेंट, या जो भी प्रोग्रेशन चाहिए लाइफ में, तो ऐसा वो अपना स्ट्रेस जरूर रिलीज करे। इसके अलावा सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। आजकल जो भी हमें जो ऑडियो विजुअल हमें जो मटेरियल दिया जा रहा है, वी हैव बीन बम्बार्डेड, पूरा हर तरफ से ऑडियो विजुअल जो भी मैसेजेस आते हैं। और चाहे हम टीवी में देखें या कहीं पर भी देखें, मूवीज में देखें, वायलेंस बहुत ज्यादा देखते हैं। तो उस चीजों से आई थिंक बचना चाहिए। तो एक अपना डिसिप्लिन, आई थिंक डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मोटिवेशन उतना मैटर नहीं करता जितना डिसिप्लिन। मोटिवेशन से आपकी लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट डिसिप्लिन में यू हैव टू डू इट। तो अपने आप को, अपना माइंड को कंडीशन करके अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप देम। कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फैमिली वैल्यूज को लेकर चलना तो बहुत जरूरी होता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि वी आर बॉम्बार्डेड विद कंटेंट विच इज लॉट ऑफ वायलेंस, एब्यूसिव लैंग्वेज, और जो कंटेंट का क्वालिटी है वो बहुत डिटोरेट होता जा रहा है। और टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स जो कई बार सोशल मीडिया पे ये दिखाते हैं लाइफ इज वेरी इजी, ओवरनाइट यू कैन बी रिच, ओवरनाइट यू कैन अचीव एवरीथिंग। सो आभा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मोटिवेशन विल नॉट लास्ट बट डिसिप्लिन विल लास्ट। तो जो हमारा यूथ है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि मैक्सिमम स्क्रीन टाइम के साथ होता है और स्क्रीन टाइम पे कंटेंट हमारा काफी, दे आर वल्नरेबल एंड वेरी इम्प्रेशनेबल। तो ऐसे में आप उनको क्या स्टेप्स बताना चाहेंगे जो उनके माइंड को कंडीशन कर सके टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी? और जैसा आपने बताया कि कंपनी मैटर्स अ लॉट, since they are surrounded by a lot of negativity, so नेगेटिविटी के दौरान भी वो कैसे पॉजिटिव और फोकस्ड रहें? कुछ ऐसे टिप्स जो आप उन्हें देना चाहें, या स्टेप्स जो आपने फॉलो किए उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज एटमॉस्फेयर तो आपके आसपास भी वैसा ही था, एटमॉस्फेयर इंदु अग्रवाल के आसपास भी वैसा ही था। तो क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए? मैं चाहूंगी कि वो शायद हमारे ऑडियंस को कुछ और ज्यादा हौसला दे पाए। जब मैं सबसे पहले मैं हमेशा, अभी भी, पूरी पूरी मेरी लाइफ, आई रिस्पेक्ट टाइम अ लॉट। मैं समय को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हूँ टाइम को लेकर। शायद वो मेरी माइंड की कंडीशनिंग इस वजह से हुई कि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मैं बहुत धीरे धीरे काम कर सकती थी। चाहे मुझे लिखना था, या चलना होता था, या उठना बैठना, तो आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑल दैट। तो मैं हमेशा टाइम की मैंने बहुत रिस्पेक्ट की है। मुझे कहीं भी जाना होता है, मेरी कोई मीटिंग होती है, मैं हमेशा 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ही वहां होती हूँ। तो टाइम की रिस्पेक्ट अगर हम नहीं करेंगे, तो समय भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा वहां। तो ये डिसिप्लिन का एक पहला मंत्र है कि वी नीड टू रिस्पेक्ट टाइम। हमेशा अपनी घड़ी आगे रखिए 5 मिनट। और उसके अलावा देखिए, नेगेटिव चीजें सबकी लाइफ में होती हैं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन टूटना नहीं टूटना, वो हमारे पे डिपेंड करता है। कि तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं टूटना, एक जो टफनेस होती है, जो मेंटल टफनेस होती है, उसको डेवलप करना, कि नेगेटिव चीजों में भी अच्छाई ढूंढ लेना, रिमेनिंग पॉजिटिव, कि ये हो सकता है, या क्यों नहीं हो सकता, तो हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो लाइफ में जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिटिकल इस तरह से स्किल्स होती हैं, आई थिंक उनको प्रॉब्लम्स महसूस भी कम होते हैं। तो जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो हम सबको बढ़ाना चाहिए, चाहे छोटी से छोटी चीज हो। घर में कोई चीज खराब है, ये आजकल के बच्चे खुद कभी भी नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है कि कितने जो इवन 11th 12th के बच्चे हैं उन्हें बल्ब भी चेंज करना आता होगा, नहीं आता होगा, आई डाउट दैट। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, खुद अपना काम करना, डिपेंडेंस कम करना है, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स डेवलप करो, और ये सब चीजें करेंगे तो वो अपने आप आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी, एंड दे वुड बी ऑन द राइट पाथ। और एजुकेशन इज द मस्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एजुकेशन हमारे। अब आप जी आपने बिल्कुल सही कहा कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, लेकिन जिस तरीके से देखिए आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और पेरेंट्स में बहुत इनसिक्योरिटी है, और बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि जो स्ट्रगल्स हमने देखी शायद हमारे बच्चे ना देखें, या बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग होती है। और इवन स्कूल में भी या इंस्टीट्यूशंस में भी हम देखते हैं कि बच्चों को काफी स्पून फीडिंग हो रही है आज की डेट में। और उसके सिवा अगर हम देखते हैं कि जैसे जो एआई के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपना ब्रेन बिल्कुल नहीं अप्लाई करते। वो फटाफट जाएंगे, एआई पे सर्च कर लेंगे, जेमिनाई पे सर्च कर लेंगे, और उसके बाद वो अपने माइंड की फैकल्टीज को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। तो आप क्या एक मैसेज फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द यूथ स्पेशली, कि स्पून फीडिंग से या लाइफ में बिना कुछ स्ट्रगल के कुछ भी चीजें जब आसानी से हमें मिल जाती हैं, तो उससे हमारी मेंटल फैकल्टीज पे किस तरह का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? हाँ, मैंने देखा है पेरेंट्स को कि जो तकलीफें हमें हुई थी हमारे बच्चों का ना हो, ये बहुत गलत नजरिया है। जरूर, मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को तकलीफ में डालें, ऐसा नहीं है। लेकिन छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम उनको दे दें, कि उनको बहुत जल्दी ही बैंकिंग का काम सिखा दिया जाए, या शॉपिंग के लिए भेज दिया जाए, ऑनलाइन शॉपिंग पे डिपेंड करने से अच्छा शॉपिंग के लिए भेज दिया जाए, आटे दाल का भाव पता होना चाहिए सबको, एंड दे शुड बी कॉन्शियस ऑफ द मनी दैट दे आर स्पेंडिंग, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा पैसे की कीमत है नहीं। आप देखिए, जो भी सिविल सर्विसेज पास करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली ऐसे फैमिली से आते हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जो बहुत हायर पोजीशन पे पहुंच गए पास होकर, अच्छी अच्छी उनको बहुत अच्छी जॉब लग गई, और वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए, कलेक्टर बन गए। लेकिन उनके बच्चों को अगर आप देखिए, उनके साथ क्या होता है, वो आगे नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने स्ट्रगल किया था। तो वो जो पास आउट्स होते हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रगल, दे नो कि हमने किस तरह से मेहनत करी है। वही बात है कि माँ बाप को बहुत इजी लाइफ नहीं दे देनी चाहिए अपने बच्चों को। और ये नहीं कि उनको आप बहुत उनको टॉर्चर कीजिए, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ सहूलियत दीजिए, लेकिन आसानी से नहीं दीजिए। अगर घरों से, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज में तो काम करने की आदत होनी चाहिए बच्चों को, जहाँ मदर को भी स्ट्रगल करता हुआ देखते हैं। सुबह माँ काम पे जाती है, खाना बना कर जाती है, उनका लंच पैक करके जाती है, अपने हस्बैंड का लंच पैक करती, घर आकर शाम को फिर काम करती है। तो ऐसे में बच्चों को तो इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कल को उनकी लाइफ में यही होनी चाहिए, कि सिर्फ मैगी बनाया और हो गया, ये नहीं। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अनलेस ये होगा तो ये नहीं तो खराब होता जाएगा आगे की जनरेशन में आते, बिकॉज दे नो कि पैसा दिया, स्पेंड किया, स्विगी से जोमेटो से खाना मंगाया और खा लिया। तो ये बहुत अनहेल्दी है। ये अनहेल्दी इस तरीके से है कि उनकी खुद की जो फिजिकल हेल्थ है, दैट इज, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले लैंडसेट की एक रिपोर्ट आई है, शायद आपने देखी होगी, कि 50% ऑफ इंडियंस आर अनहेल्दी, दे आर बिकमिंग काउच पोटैटोज, कि बस बैठे हैं, दे आर नॉट मूविंग देयर बॉडीज। तो दिस इज वेरी हार्मफुल, स्कैरी है ये पूरा सीन। बिल्कुल आभा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और लास्ट में मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत स्ट्रगल्स के बाद जब आपको 2016 में यू हैव बीन अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
उसके बाद आपको अमेरिका से अवार्ड मिला 2019 में। तो किस तरह की, वो कहते हैं ना, वो वाव फीलिंग थी, वो क्या आपने उस वक्त महसूस किया? क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि जिनको भी कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है समाज में, कई बार उन्हें बड़े लिमिटिंग बिलीफ के साथ देखा जाता है। इवन जो मेरी एल्डर सिस्टर थी, व्हेन शी वाज इन क्लास 12th शी मेट विद इन ट्रेन एक्सीडेंट, और जैसे उनका लेफ्ट लिम अभी नहीं है, शी वियर्स एन आर्टिफिशियल फुट। तो मैं देखती थी लोग कई बार घर में आके बड़ा एक लिमिटिंग बिलीफ की नजरों से देखते थे, बट देन उन्होंने पढ़ाई की, शी इज बीन अ गवर्नमेंट टीचर। सो वो चीज मैंने खुद बचपन से महसूस की, बिकॉज दैट टाइम आई वाज इन क्लास 5th। और किस तरीके से लोग घर पे आकर के एक लिमिटिंग बिलीफ या एक बेचारे करके नजरों से देखते थे। तो जब आपको ये अवार्ड्स मिले, तो वो किस तरह की फीलिंग आपने उस वक्त महसूस की? इट वॉज लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं कर सकती हूँ, मतलब मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। और जब 2019 में मुझे हेनरी विस्कार्डी अवार्ड मिला यूएस से, सो आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट दैट अवार्ड। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन मैंने कभी भी अपने अवार्ड्स को लेकर आई हैव नेवर बीन कॉम्प्लिसेंट कि ये मिल गया तो हो गया। मेरे जो अवार्ड्स रहे हैं वो दे हैव बीन माय मोटिवेटर, कि वो मुझे और काम करने के लिए मोटिवेट करते कि नहीं, मुझे मुझे और भी और आगे बढ़ना है और काम करना है। तो वो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाली जो बात है, वो बहुत ज्यादा मैं सोचती हूँ उसके बारे में, कि आई हैव टू डू अ लॉट मोर वर्क नाउ। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मुझे डिसेबिलिटी नहीं होती तो क्या मैं ये सब करती? शायद नहीं करती। मैं सबके जैसे एक अलग से एक लाइफ होती, अपनी फैमिली होती, या सुबह काम पे जाकर शाम को आती, तो मैं ये सब कुछ अचीव ही नहीं कर पाती जो मैंने अब किया है। तो और उससे बड़ी बात है कि इस 26 जनवरी पे मैं मोदी जी से मिलकर आई, एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो आई टॉक टू हिम, और फेस टू फेस उनसे मिलना, इट वाज लाइक समथिंग लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। सो बहुत अच्छा लगा आभा जी, आज आप हमारे टैलेंट टॉक पे आए। एंड आई एम श्योर कि आपकी बातों से हमारे ऑडियंस को एक काफी हौसला मिला होगा। और आभा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और टैलेंट टॉक के थ्रू हमारा एक एक कोशिश है और हमारा एक विश्वास है कि अगर हम लाइफ में सही हीरोज को सेलेक्ट करें, सही काम को सेलेक्ट करें, तो हम सब की लाइफ ब्यूटीफुल बन सकती है, और हम सब मिलकर के जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी यू थैंक यू। स्पेंड विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी।